क्या खबर है, क्या आपको हालांकि हमने भी बात की है अभी अशरफ जैदी साहब से जो राब्ते में है, तो उन्होंने बताया कि हाँ हालात जो है वो संगीन है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई मुल्कों ने, जो सऊदी अरब हो, कतर हो, तुर्की, उन्होंने एक तो अपने बेस देने से मना कर दिया और दूसरा खतरा भी जाहिर किया है कि अगर जंग होती है तो इसमें हम सबका लॉस बहुत बड़ा है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई इन सबको नजरअंदाज करके अमेरिका अटैक करेगा या क्या है? अभी राशिद रिज साहब, क्या लग रहा है आपको? मुमताज भाई, अभी तो हम उस मदद का इंतजार कर रहे हैं जो मदद कल अमेरिका ने भेजा था ईरानियों के लिए, और कहा था कि आप लोग मैदान में डटे रहो, हमने जो मदद भेजी है वो आप तक पहुंचने वाली है। तो अभी हम उस मदद का इंतजार कर रहे हैं, पहले वो मदद तो आ जाए, पता चले कि आखिर में मदद क्या है उनकी। न तो उनकी कोई फोर्स नजर आ रही है, न उनके कोई ऐसे प्लेन नजर आ रहे हैं जो उनको कोई मदद भेज रहे हों। ये मदद समझ में नहीं आई हमको उनकी। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव और चहलकदमी वाला हिसाब किताब रहता है। जब आमने सामने दो पहलवान रहते हैं ना, तो कोई मारता कोई किसी को नहीं है, खाली लठ में तेल सब मला करते हैं रोजाना सामने बैठ करके। तो अभी ये चल रहा है, जंग दोनों नहीं चाहते। ईरान, अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान दबाव में आ करके कोई एक हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, ताकि हमारा वजूद भी बना रहे, ताकि मेरा वजूद भी बना रहे, मेरा वकार भी बना रहे। क्योंकि मैं बोल चुका हूं, तो इस तरह से मेरा पीछे हरियाणा कहीं ना कहीं मेरे वकार को चोट पहुंचाएगा। अब आप देखिए ना, इजराइल और अमेरिका वाला मैटर हुआ था। अमेरिका ने B2 बम्बर मारा, उसके जवाब में ईरान ने क्या किया वो भी आपने देखा है। तो अब उनका भी वकार बना रहा, इनका भी वकार बना रहा, लेकिन इजराइल का वकार खत्म हो गया था। आज नेतन्याहू का जहाज अपने एयरपोर्ट से उड़ा जरूर, और कुछ घंटों के बाद वापस आ गया। तो अब सवाल ये उठने लगा था, क्या नेतन्याहू अमेरिका गए या नेतन्याहू डर के वजह से इजराइल छोड़ के भाग गए। जब पता किया गया तो मतलब जब वापस आ गया तो ये हुआ कि ये रूटीन है, वो कोई जजीरा है वहां जाता है। अब ये नहीं बताया गया कि नेतन्याहू गए थे कि कौन गया था, क्योंकि वो जहाज वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ कि उस जजीरे पे कौन गया था, जो गया था वो जाके आया है या किसी को छोड़ने गया था, किसी को लेने गया था जहाज। क्योंकि जहाज किसी को छोड़ने जाता तो वो आज कल परसों, इससे पहले 2-3 दिन पहले जा करके छोड़ के आ जाता, तो मालूम होता जहाज गया था। लेकिन ये आज सुबह गया, शाम को वापस आ गया। तो ये बताया गया कि किसी जजीरे को वो रूटीन मुआयना है, वहां पर जाते हैं, होके आते हैं। लेकिन कौन गया, राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो कुछ चीजें इस तरह से वेस्टर्न मीडिया में दिखाई जा रही हैं, एक समा बनाया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बस अमेरिका जो है एकदम ईरान को कुचल देगा, बस ईरान के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो सिर्फ सरेंडर कर दे। अब हम आपको अब एक एक स्टेप पे लेके आते हैं। जब वो वहां पर मस्जिदों में आग लगाई गई, एक इमाम थे हमारे, शायद छठे इमाम, उनके छठे या सातवें इमाम, उनके बेटे की मजार थी, उसको जला सातवें दिया। इमाम, सातवें सातवें इमाम इमाम, के बेटे इमाम हाँ मूसा सातवें इमाम के, काज़िम। हाँ, तो उनके बेटे की मजार को जला दिया। 24 से 27 मस्जिदों को एक ही रात में आग लगाई, तोड़ी, सब हरकतें की और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। तो उसी वक्त एक, जिसको कहते हैं कि स्ट्रिक्ट पोजीशन में ईरान की गवर्नमेंट आ गई थी। क्योंकि जब तक ये एहतजाज कर रहे थे तब तक ईरान की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं किया। एहतियात इन्होंने किया, ईरान की सरकार ने उनसे बात की, वो बात माने प्रोटेस्टर, और जो मेन प्रोटेस्टर थे, दुकानदार लोग थे, वो फिर अपने घर आ गए। लेकिन क्योंकि एक ईरान के साथ कोई भी ऐसी कैजुअलिटी हो जाए या कोई भी ऐसा एक सीन तैयार हो जाए जिसको ईरान और इजराइल, अमेरिका और इजराइल कैश कराना चाहता है, तो उसने देखा कि ये तो माहौल बन रहा है, उसी माहौल का उसने फायदा उठाया पूरा।
और उठा करके उसने इसको कैश कराया और अपने लोगों को भेजा। इसके लोग भी आए और हथियार भी इस्तेमाल किए गए। तो जो चीजें चल रही हैं मुमताज भाई, कि जब ये हथियार का इस्तेमाल गलत होने लगा, अवाम को मारने लगे, तब स्ट्रिक्ट हो गई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने फिर इनके खिलाफ कड़ाई शुरू कर दी। ये भागने लगे। अभी तो जो नेतन्याहू ने जब ये आया था कि 200 लोगों की मौत हुई है, तो नेतन्याहू ने यही कहा था कि अगर आपने अपने प्रोटेस्टर के ऊपर बल प्रयोग किया तो हम आप पर हमला कर देंगे। अब 200 से फिगर 2000 हो गया, कोई बात नहीं हुई। फिर आज उनसे ये कहा गया कि एक प्रोटेस्टर है उसको आज फांसी देने की संभावना है। तो नेतन्याहू ने कहा कि अगर वो फांसी इस तरह से करेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। वो किसी भी प्रोटेस्टर को सजा नहीं देंगे, सबको छोड़ेंगे वो। मतलब जिन लोगों को आपने खड़ा किया हथियार दे करके कि जाओ तबाही फैलाओ, पहले बड़ी कहा आप खबर उनको आ रही मारोगे। राशिद रिजवी साहब, बड़ी खबर। मैं रोकूंगा 1 मिनट में और फिर वहीं से आप बात शुरू कीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पे ये है, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने ये अपडेट किया है कि यहाँ पे यूरोपीय ऑफिशियल ने राइटर के जरिए से ये इत्तला दी है कि मुबैना तौर पर यानी तथाकथित तौर पर हमला 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। इस तरह की बातें जो हैं ये सामने आ रही हैं। तो माहौल तो एक पूरा राशिद रिजवी साहब वही बनाया गया जी। जी, तो देखिए माहौल तो उन्होंने बनाया है और हम अभी भी आपसे ये कह रहे हैं कि ये मैटर है 50-50 का, क्योंकि एक इंसान है जिसकी सोच स्टेबल नहीं है कि हम ये करेंगे करेंगे, वो कहीं से भी यूटर्न ले लेता है। तो उसके उस मैटर पर अभी से कुछ कहना हमको नहीं लगता है कि सही है, जबकि इन सब चीजों का स्क्रिप्ट बहुत पहले तैयार हो जाती है, बस अमेरिका का राष्ट्रपति उसको अप्रूवल देता है। तो ये सारी चीजें तैयार थी। जिस तरीके से नेतन्याहू का जहाज, या नेतन्याहू क्या समझिए आप, इजराइल के प्रेसिडेंट ऑब्लिक प्राइम मिनिस्टर का जहाज गया और 7 घंटे के बाद वापस आ गया वो, तो इतना डिस्टेंस तो वो कवर नहीं कर सकते हैं अमेरिका आने जाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जाहिर सी बात है आसपास किसी मुल्क में गए होंगे, साइप्रस में गए होंगे या अपने किसी जजीरे में गए होंगे किसी, तो वहां पे वो गए होंगे, तो वो चीज समझ में आती है कि। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हमला अगर अमेरिका करेगा तो हमला इजराइल भी करेगा, तो क्या उस जहाज में जो इनके लीडरशिप थी उसको लेके गया है इजराइल, जो इजराइल के मेन लीडरशिप के लोग थे? क्योंकि हम आपको 2 महीना पहले से कहते चले आ रहे हैं कि अब जो हमला होगा वो इजराइल के लीडरशिप पे होगा। वो किसी भी बंकर में रहेंगे, वो सेफ नहीं रहेंगे। तो क्या इसकी वजह ये है कि जो इनके मेन लीडरशिप थी जहाज उनको लेके उड़ गया और साहब लग जजीरे में रहा है छोड़ कि दिया? राशिद साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तैयारी तो ये हफ्तों की है। क्योंकि हम ये जब जब इजराइल के वजीर आजम गए थे अमेरिका, उसके बाद जब लौट के आए तो भले ही कुछ बयान आया हो, लेकिन जिस तरह से कई मुल्कों ने अपने सफरा को, लोगों को इजराइल से बुलाना शुरू किया था, तो उसी वक्त से ये अंदेशा हो गया था। मैंने खुद वहां पे खबर दी थी और अमेरिका भी कुछ ढुलमुल बातें कर रहा था, बार बार धमकी। तो ये ऐसा लग रहा है कि इनका प्लान तो है कुछ। मुमताज भाई, जो सरगर्मियां दिख रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, अगर उस पे ये अमली जामा पहनाते हैं तो वो आज ही पहना देंगे। जो हमला करना होगा वो हमला आज ही से शुरू कर देंगे। वो फिर इतना लंबा वेट नहीं करेंगे। अगर इसराइल ने अपने लीडरशिप को उस जहाज से ले जा करके कहीं सेफ जगह पे रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर हमला होना तय है आज ही की रात। लेकिन हमको एक चीज और समझ में नहीं आई,
अगर उस जहाज से लीडरशिप गई है तो जहाज जिस एयरपोर्ट पे लैंड किया वहीं पे रहता, वापस क्यों आ गया? क्या ये मैसेज देने के लिए कि जहाज वापस आ गया मतलब लीडरशिप यही है? तो बहुत सारे सवालात हमारे और आपके दिमाग में घूमते हैं। सऊदी अरबिया ने मना किया कि अपने एयरबेस नहीं देंगे, हमारे एयरबेस अलग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमारे एयरबेस से हमला नहीं होना चाहिए। कतर जो है 2 दिन से परेशान है, वो मध्यस्थता कर रहा है, वो भी कह रहा है कि हमारे एयरबेस से हमला नहीं होना चाहिए। तो इनको ये एयरबेस देने से पहले ही सोच लेना चाहिए था कि क्या आपकी एयरबेस से कबड्डी खेली जाएगी? वहां पर जो फाइटर प्लेन लाके अमेरिका रखेगा, अपने सोल्जर्स रखेगा, काहे के लिए? गिल्ली डंडा खेलने के लिए कि क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के लिए? 30,000 उसके सोल्जर्स कतर में क्यों हैं? पहले तो जब वो आपको अमेरिका का डर, ईरान का डर दिखाता रहा और आप जो है ईरान के डर से उनको परमिशन देते रहे, अपनी जमीन देते रहे, वो फैल गए, आज आपके ऊपर चढ़ गए। ये अमेरिका क्या है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ये चाय की पत्ती बेचने आए थे और देश के ऊपर 200 साल राज कर गए, सिर्फ चाय की पत्ती बेचने आए थे और वही चाल उन्होंने उधर चल दी, सेम चाल उधर चली, डर दिखाया ईरान का और दिखाते दिखाते उनको कवर कर लिया, अपनी एक ब्रांच खोल दी इसराइल के रूप में, एक पिट्ठू अपना बैठा दिया। तो मुमताज भाई, जो हालात हैं, हम या आज की डिबेट में हम इस बात से जरा भी इनकार नहीं कर सकते कि हमला नहीं होगा। हमने शुरुआती दौर में आपसे कह दिया कि इसमें भी हम 50-50 हैं, अगर उसने हालात देख करके अप्रूवल दे दिया तो हो जाएगा। बिल्कुल राशिद साहब, और 50-50 आप हैं तो 50-50 जो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी है वो भी है, वो भी 50-50 है। 2 फाड़ हो चुके हैं, कह रहे हैं साहब, आधा कह रहा है कि नहीं मुनासिब नहीं हमला करना, आधा जो है कह रहा है। तो बहरहाल ये भी एक चाल हो सकती है, एक साइकोलॉजिकल वॉर की बात भी आई थी कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी अमेरिका करेगा। तो बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे और आप जो है कॉलम निगार हैं और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कई महीनों से, बल्कि अगर हम कह ले कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, मुस्तकिल फिरोज बख्त साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुस्तकिल बातचीत कर रहे हैं। फिरोज बख्त साहब, जिसका डर था, क्योंकि यहाँ पे देखिए राजा सिंह राजपूत साहब ने अपडेट किया है, CNN पर न्यूज है कि ईरान पर अमेरिका एयर स्ट्राइक कर सकता है न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। ये इससे पहले भी किया था, लेकिन यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी में 2 फाड़ है तथा कल की मीटिंग के बाद ट्रंप को ईरान हमले में होने वाली कैजुअलिटी की तादाद के सिलसिले में भी बताया गया है। यहाँ पे एक और देखिए जयदीप साहब ने अपडेट दिया, वो भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे ईरान सुरक्षा अधिकारियों ने इत्तला दी है कि दंगाइयों की सूचना देने के लिए आम नागरिकों से सरकार को यहाँ तकरीबन 4 लाख कॉल प्राप्त हुए थे। 4 लाख यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह से उनके कॉल आए थे, कहाँ दंगाई वहां पे मौजूद है। तो और उनकी धरपकड़ भी शुरू हुई है, ये खबर आ रही है। तो यहाँ पे जयदीप साहब ने आपके लिए, राशिद साहब के लिए कुछ, राशिद जी ये भी बात है कि अगर वो चाय की पत्ती बेचने ना आए होते तो एक चाय वाला झूठी चाय बेचकर देश न बेच रहा होता। तो खैर मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं फिरोज बख्त साहब, क्या लग रहा है आपको कि क्या अब फुल एंड फाइनल जो है वो शुरू होने वाला है और अमेरिका मान नहीं रहा है, इजराइल मान नहीं रहा है? जी ऐसा है डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, आपके तमाम सामीन को हमारा इस्तकबाल, आपको भी और एडवोकेट राशिद साहब को भी। देखिए ऐसा है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो इम्कानात, मैंने कल ये बात कही थी, आज और बल्कि परसों भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ और आप भी इस बात को कह रहे हैं और ये बात मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम लोग सही हैं, हम लोग गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको 50-50 रखा है। 50 का मतलब है कि हाँ, देयर कैन बी ए फुल एंड फाइनल लास्ट डिसाइसिव वॉर, ठीक है, और ये नहीं भी हो सकती, क्योंकि देखिए ऐसा है कि
अमेरिका ने अगर ये फैसला कर लिया है इसराइल के साथ या अपने हवारियों के साथ कि ईरान से बदला लेगा, ईरान को तहस नहस करेगा, ईरान को बर्बाद करेगा, वो ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, उसने किया भी है पास्ट में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, दुनिया उसको जानती है, समझती है, वियतनाम से लेके अब यहाँ गाजा तक और ईरान तक। तो अब मैं 50-50 इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 12 दिन की वॉर थी, ये तो खैर एक ट्रेलर थी, और इस वॉर से पूरा एक समझिए सिनेरियो पलटा इन द सेंस के अनटचेबल था ये आपका इसराइल, और वो टचेबल हो गया। ये इसकी बड़ी शदीद जो है इनको तकलीफ है अमेरिका और इसराइल को। और ये जब से ही जून से 6 महीने 7 महीने से ये इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उस अपनी तकलीफ का इजाला करें, जबकि तकलीफ नहीं है, तकलीफ इन्होंने ईरान को, गाजा को दी थी, और उसका थोड़ा सा एक जो है रिस्पॉन्स किया था ईरान ने, उसके बदला लेने में ये लगे हुए हैं। अच्छा, ईरान पे हमला करके क्या फायदा होगा अमेरिका को? क्या फायदा होगा? ज्यादा ये फायदा हो सकता है कि वहां अपनी पिट्ठू सरकार बिठा देगा, ठीक है, अपने मंत्री बिठा देगा, वहां के जो भी मौदनियात हैं और जो तेल है वो चूस लेगा, इससे ज्यादा तो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ईरान अल्लाह के शुक्र करम से एक मजबूत मुल्क है, तारीखी एतबार से मजबूत मुल्क है, वहां के रहने वाले भी माशाअल्लाह से मजबूत है, फिजिकली नहीं कह रहा, मेंटली मैं कह रहा हूँ, बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो ये कोई मतलब गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, मैंने कहा ना, वो सारी दुनिया को तबाह कर सकता है, वो इतना ताकतवर है। लेकिन तबाह करना कोई इतना आसान काम नहीं है, उसको भी तो रहना है। अगर सारी दुनिया को तबाह कर देगा तो वो कहाँ बचेगा? खैर, मैं अब आपके पॉइंट पे आके बात को मुकम्मल करता हूँ। पूरे चांसेस हैं वॉर हो जाए, वॉर क्या है, कोई ईरान थोड़ी जा रहा है वॉर करने, पूरे चांसेस हैं ये ईरान के ऊपर हमला कर दें, ठीक है। जैसे कि लोगों को वापस बुलाया गया है, इंडिया ने भी अपने जो वहां पे एम्बेसी है उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई सारे लोग अपने तैयार रखें, कागजात वागजात वापस आने के लिए, सब चीजें तमाम ममालिक ने कर दिया। कतर से भी ये बात हो गई, ठीक है। और अमेरिका ने जो उदैद बेस थी उसमें कतर में अमेरिका की, उससे भी अपनी अपने कुमक को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। तो हालात तो ऐसे हैं, और इससे को तकरीबन 15-20 दिन पहले से इसके जो प्लेन्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो इराक के बॉर्डर पे जो ईरान को बॉर्डर कर रहा है, वहां पे इन्होंने अपने सब चीजें तैनात कर रखी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है डॉक्टर मुमताज, कि लड़ाई तैयार रखी है, लेकिन लड़ाई फिर मैंने कहा कि इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। ये हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में या अपने चाय के ऊपर टीचर्स अपने मखौलबाजी करते हैं, अपने ग्लिप टॉक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अरे लड़ाई होगी, ये होगा, रशिया, ईरान, अमेरिका, इसराइल। इट इज नॉट अ जोक। लड़ाई लड़ना, भले ही वो अमेरिका के लिए हो, इसराइल के लिए हो, और NATO, ये कोई नहीं।